व्हाट्सएप एवरीवन, लेक्चर नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हम बात कर रहे हैं आज है वो है बेटा चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स से रिगार्डिंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे सेशन नंबर 6 तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख लिया था। खासकर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड हमने पूरा फिनिश ऑफ कर दिया था। अभी हम लोग ड्यूटीज को कुछ कंटिन्यू करने वाले हैं, देन फिर उसके बाद बहुत सारी दूसरे चीजों को पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर दीजिएगा, और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर दीजिएगा। अनअकैडमी की अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो आप यहाँ पे दो तरीके से पढ़ सकते हो बेटा, एक होता है फ्री क्लासेस और दूसरा होता है पेड क्लासेस। फ्री क्लासेस की बात करूं तो ये आपको यूट्यूब पे अनअकैडमी सीए चैनल के ऊपर आपको सीए इंटरमीडिएट के क्लासेस मिल जाते हैं। वही अगर मैं पेड क्लासेस की बात करूं आपके साथ तो आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। जब आप यहाँ पे हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ज्यादा बेहतरीन तरीके से अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस भी होती है बेटा। ये जो स्पेशल क्लासेस होती है ये अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर ली जाती है, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना होता है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और उसके बाद जब आप यहाँ पे आईजी सर कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। आप यहाँ पे चलिए, अब हम लोग शुरुआत करेंगे फटाफट इस अमेजिंग से सेशन की। मैं अगर बात करूँ आपके साथ तो अभी हम लोग कौन सा देख रहे थे, एफ वाला पॉइंट अभी आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। एफ वाले पॉइंट से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या बोला जा रहा है देखिए यहाँ पे, एफ वाला पॉइंट में कह रहा है कि रूल 11 के कुछ चीजों को हमने कंप्लाई करना होगा। रूल 11 कंपनीज एंड ऑडिटर, मतलब कंपनीज का ऑडिट एंड ऑडिटर्स के जो रूल्स है ना, उस रूल 11 में कुछ चीजों को इन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है, कुछ चीजों को इन्होंने बता के रखा है, तो उन चीजों को हम लोग कंप्लाई करते हुए चलने वाले। आइए देखते एक पॉइंट बढ़िया तरीके से। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला कह रहा है कि वेदर कंपनी हैज डिस्क्लोज द इंपैक्ट इफ एनी ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला जा रहा है देखो, सबसे पहला इसका कहना है कि जितने भी पेंडिंग लिटिगेशन है कंपनी के, पेंडिंग लिटिगेशन का मतलब होता है पेंडिंग केसेस। मतलब अगर मैं बात करूं कंपनी का कोई केस चल रहा है बेटा, है ना, और कंपनी के केस जो चल रहा है उससे हो सकता है कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ की पेनल्टी आने वाली हो, तो ऐसे केस के अंदर कंपनी ने क्या इस लिटिगेशन का इंपैक्ट बताया है क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उस चीज के रिगार्डिंग ये पॉइंट कह रहा है। मतलब ऑडिटर को यहां पे इंश्योर करना है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस लिटिगेशन का इंपैक्ट प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ये एक ड्यूटी बनती है ऑडिटर की चेक करने की। दूसरे पॉइंट की बात करूंगा मैं आपके साथ, क्या कंपनी ने, क्या वेदर कंपनी हैज मेड अ प्रोविजन, क्या कंपनी ने यहां पे कोई प्रोविजन बनाया है, कौन से चीज का, अंडर एनी लॉ या रेगुलेशन फॉर मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस। कैसे देखो, लॉसेस का मतलब होता है नुकसान, फोरसीएबल का मतलब होता है जिसको आप फोरसी कर पा रहे हो या जिसको आप देख पा रहे हो, उस चीज को फोरसीएबल बोला जाता है। तो मैं कहूंगा यहां पे फोरसीएबल लॉसेस, और कैसे वाले, मटेरियल वाले। अब ये मटेरियल का मतलब होता है कि जो सामने वाले व्यक्ति के डिसीजन को अफेक्ट कर सके, है ना, तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो लॉसेस इन्वॉल्व करता हो, और लॉसेस कैसे, फोरसीएबल वाले, और वो भी कैसे, मटेरियल का मतलब होता है जिसका सामने वाले के ऊपर कोई ना कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट आता हो। तो ऐसे फाइनेंशियल इंपैक्ट पे आने वाले लॉसेस की ये लोग बात कर रहे हैं, जिस चीज को ये लोग कहते हैं मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस, है ना। इफ एनी ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इनका कहना है कि अगर हमारी जो कंपनी है ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम लोग हमारे रिस्क एक्सपोजर को है ना हेज करवाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये फोन है बेटा, ये एक नॉर्मल सा फोन है चोप्पो का, तो ऐसे केस में जो चोप्पो का फोन है ना, अब ये जो फोन है बेटा, ये मान लीजिए फोन है अभी 50,000 रुपए का, और मुझे ऐसा लगता है कि कल चल के इसकी जो प्राइसिंग है ना, इसकी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो मैं क्या कर लेता हूं, इसका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूं कि 50,000 के ऊपर अगर प्राइस गया ना, तो ऐसे केस में दूसरा व्यक्ति मुझे पैसे देगा, 50,000 के नीचे गया तो मैं उसको पैसे दूंगा। मतलब मैं कहीं ना कहीं अपनी चीजों को फिक्स करवा देता हूं 50,000 के लिमिट के ऊपर, समझ गए बात को। तो ऐसी वाली बात है। तो मैं यहाँ पे इनका कहना है कि मटेरियल और फोरसीएबल लॉसेस वगैरह होते हैं ना, अगर मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस वाली चीज है तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे चर्चा किया है। तो क्या यहाँ पे कंपनी ने मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस के रिगार्डिंग कुछ मतलब
देखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लॉ के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट दी है क्या, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट, देखिए यहाँ पे, वेदर देयर हैज बीन एनी डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट एज रिक्वायर्ड इन आईईपीएफ। आप सभी लोग जानते हो बेटा, जब डिविडेंड अनपेड होता है या शेयर्स के ऊपर पैसा, वो सब चीजें नहीं होती है क्या, आईईपीएफ के अपन ने देखा था, है ना, कि आईईपीएफ के अंदर कब कब जा सकते हैं, तो वो आईईपीएफ वाले कोई चीजें है क्या, और अगर आईईपीएफ वाली चीजें है तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे कुछ डिले हुआ है क्या आईईपीएफ में ट्रांसफर करने के लिए, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे ये लोग पॉइंट कर रहे हैं। अब आइए फोर्थ वाला पॉइंट देखेंगे, वेदर द मैनेजमेंट एज रिप्रेजेंटेड दैट टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ अदर देन दोज डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स नो फंड्स हैव बीन एडवांस्ड या लोन या इन्वेस्टेड or either borrowed from the share fund या share premium या any other sources by company to or in any other person या entities including foreign entities with understanding whether recorded in writing or otherwise that intermediary shall either directly or indirectly lend या invest in another person identified in any manner whatsoever by on the behalf of company, है ना, और provide any guarantee या security or the like in behalf of ultimately beneficiaries। मतलब इसका क्या बोला गया है, देखिए ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ क्या कह रहा है। इनका कहना है कि हमारी कंपनी, क्या हमारी कंपनी ने ऐसा कुछ किया है क्या, कैसा, हमारी कंपनी ने पैसा दिया है लोन या एडवांसेस के तौर पर कोई दूसरे कंपनी को, और ये दूसरी कंपनी क्या करती है, कोई तीसरे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है। हम नहीं चाहते कि हमारा डायरेक्टली क्या बने, इस कंपनी के ऊपर स्टेक बने। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम इस कंपनी को एक्वायर करें या स्टेक बनाए, तो हमने क्या किया, इस कंपनी के लोन्स एंड एडवांसेस दिए और इस कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाया उसको दूसरे कंपनी में। तो ऐसी कोई चीजें है क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जहां पे आपने अल्टीमेटली, है ना, अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज कौन हुआ बेटा, ये वाली कंपनी अल्टीमेटली बेनिफिशियरी हुई। मतलब जिस चीज को अल्टीमेटली फायदा मिला है, ऐसी कंपनीज जिसको अल्टीमेटली फायदा मिला है उस चीज को अल्टीमेट बेनिफिशियरीज बोला जाता है। तो एज अ कंपनी ने किसी को पैसा दिया क्या जो इंटरमीडिएटरी के तौर पर अल्टीमेट बेनिफिशियरी में पैसा लगा रही है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अगर पता चलती है तो उसके बारे में भी डिस्क्लोज करो। उसके बाद देखिए, वेदर management has represented that to the best of their knowledge and belief, है ना, other than disclosed in notes account no funds have been received by the company। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ऊपर वाले केस में पैसा दिया, ये वाले केस में पैसा लिया, ठीक है, by the company from any person including foreign entities with understanding whether recorded writing में हो या orally आपने डिसाइड किया हो that company shall either directly or indirectly lend या invest in any other person identified in any manner or behalf on the of the funding party। मतलब इनका कहना है कि हमारी कंपनी कोई इंटरमीडिएटरी तो बन के नहीं रह गई है ना, कि जहां पे किसी से पैसा आ रहा है और उस पैसे को हम लोग कोई दूसरे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी कंपनी में ऐसी चीजें तो नहीं हो रही है, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर यहां पे चर्चा करना चाहता है या उसके रिगार्डिंग यहां पे ऑडिटर पूछना चाहता है, ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। अब थर्ड पॉइंट देखो, बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस नथिंग हैज कम टू देयर नोटिस एंड द बिलीव ऑफ दैट द रिप्रेजेंटेशन अंडर 1 and 2 कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट करके। मतलब यहां पे क्या बोला गया है कि ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाओ और एक बार ऑडिटर को चेक करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है। देखो सामने वाला व्यक्ति तो आपको बताने आने वाला नहीं है कि देखो हमने ऐसी ऐसी चोरी किया करके, है ना, तो वो तो बताने आने वाला नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे खुद से चेक करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, हमको यहाँ पे खुद से चेक करना है कि कोई ऐसी चीजें इन्वॉल्व तो नहीं है, और अगर इन्वॉल्व है तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे चीजें बताइए। फिर बोला जा रहा है क्या डिविडेंड को डिक्लेयर करके प्रॉपरली पेड हुआ है क्या, सेक्शन नंबर 123 के अनुसार देख लेना। उसके बाद बोला गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, अभी इस साल के 1 अप्रैल 2022 के बाद क्या हमने कोई ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है, इफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें फीचर होना चाहिए ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है एडिट लॉग को मेंटेन रखो। जैसे मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया और वो ट्रांजैक्शन में मैंने कल चल के 1 हफ्ते बाद चेंजेस किया, तो वहां पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ 1 महीने बाद चेंजेस किया है करके। तो इसे ऑडिट ट्रेल बोला जाता है पूरा, है ना, कि जहां पे हम लोग सिस्टम, हमारा सिस्टम ही रिकॉर्ड करता है कि कब हमने ओरिजिनल एंट्री डाली, कब उसके बाद चेंज किया, कब उसके बाद चेंज किया। तो ऐसा पूरा सिस्टम ही रिकॉर्ड करते हुए चलता है, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। ठीक है,
हाँ, and has been operated throughout the period for transaction recorded in the software. An audit trail feature has not been tampered with. और इस audit trail के फीचर को आपको टैम्पर का मतलब होता है इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी भी प्रकार की छेड़खानी या आपको नहीं करना है ऑडिट ट्रेल के इस फीचर को. एंड ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व बाय द कंपनी एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्ड रिटेंशन. जनरली जो 7 साल के लिए आपको या 8 साल के लिए रिकॉर्ड को मेंटेन रखना होता है ना, तो वो 7 या 8 सालों के लिए क्या आपने प्रॉपर तरीके से रिटेन करके रखे क्या रिकॉर्ड्स को, उसके बारे में इन लोगों ने यहां पे चर्चा किया है. क्या आप इस बात को समझे? सभी लोग बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आप इस चर्चा को समझ पा रहे हैं जो मैं आपके साथ कह रहा हूं? बोलो 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 मित्रों, कुछ तो बोलो, है ना. तो ये वाली पूरी चीजें यहाँ पे बोली जा रही है. अब देखिए जी वाला पॉइंट, वेयर एनी ऑफ द मैटर्स आंसर्ड इज नेगेटिव और विद द क्वालिफिकेशन ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट द रीजन विद द सेम. मतलब ऊपर का आंसर अगर नेगेटिव रहता है तो ऑडिटर को रीजन देने की जरूरत है, अदरवाइज ऑडिटर को रीजन देने की जरूरत नहीं है. एच वाला पॉइंट कहता है कि कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, एक ऑडिटर ने कंप्लाई करना चाहिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, है ना. एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो रिकमेंड किए जाते हैं आईसीआई के द्वारा, लेकिन निफ्रा अपना जो सौतन है बेटा आईसीआई का निफ्रा, वो उस चीज को भी क्या करता है, एग्जामाइन करता है आफ्टर रिकमेंडेशन. मतलब देखो बताती है आईसीआई, निफ्रा बोलता है ओके, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है ठीक है करके आओ, है ना, आओ तुम्हें अपनाते हैं करके. मतलब देखिए समझिए, पहले जहां पूरी प्यार मोहब्बत आईसीआई के साथ की जा रही थी, अब वो आईसीआई के साथ नहीं, अब वो निफ्रा को बीच में डाल दिया गया. अब निफ्रा यहाँ पे समझ रहे बात को, है ना, इनकी दीवार बन के रह गई है आईसीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के, ऐसी वाली यहाँ पे बात आ रही है. तो हर चीज आजकल निफ्रा के थ्रू पास होके जाती है. निफ्रा बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अंश टाइप हो गया, ऐसा अपन लोग बोल सकते हैं, ठीक है. उसके बाद देखो, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड अंटिल एनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर नोटिफाइड. मतलब देखो जब तक हम कोई फर्दर दूसरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को नोटिफाई नहीं कर देते जो पुराने के जगह, तब तक आप उस चीज को फॉलो करते हुए चलिएगा. उसके बाद देखो क्या बोला गया, फिर कह रहा है एडिशनल मैटर्स टू बी रिपोर्टेड स्पेसिफाइड इन द कंपनीज. कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए निफ्रा है ना बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके है ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन देती है कि कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए हम जो बोलेंगे ना वो उस चीज की भी रिपोर्टिंग्स आप कीजिएगा, तो आपको वैसी रिपोर्टिंग्स भी करनी होंगी. ये कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे आता है कारो 2020 आता है ना, तो कारो मतलब कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर करके वो कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपसे लेता है. 21 से लेके 22 पॉइंट्स है उसके अंदर, और ऐसी पूरी चीजें पूछी गई है कि कंपनी ने लोन लिया है क्या, कंपनी ने ये किया है क्या, कंपनी ने वो किया है क्या. तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें पूछी गई है, और आपको उस इंफॉर्मेशन का क्या करना होता है, आपको उस इंफॉर्मेशन का जवाब देते हुए चलना होता है. क्या आप इस बात को समझे? बोलो जल्दी से मुझे, है ना. तो फटाफट एक बार देखिए, फटाफट एक बार रीड कीजिए. जल्दी जल्दी एक बार रीड कर लीजिए. एक बार रीड हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स. बढ़िया है ये. चलो आओ, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कौन सा, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स बाय द ऑडिटर, सेक्शन नंबर 143(12) के रिगार्डिंग, ठीक है. तो सेक्शन नंबर 143(12) को अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो बात करता है कि ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है फ्रॉड से रिलेटेड. कौन से चीज से रिलेटेड बताइए मुझे? फ्रॉड से रिलेटेड. अब फ्रॉड का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हो. फ्रॉड का मतलब होता है जो जानबूझ के गलतियां की जाती है ताकि क्या हो सके, ताकि किसी व्यक्ति को बेटा फायदा मिल सके,
चाहे पैसों से रिलेटेड हो, असेट से रिलेटेड हो, ऐसे अलग अलग बहुत सारे तौर तरीके के फायदे लिए जा सकते हैं कंपनी को नुकसान पहुंचा के, है ना। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई फ्रॉड के बारे में ऑडिटर को पता चलता है तो ऐसे केस के अंदर क्या ऑडिटर ने उस फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट करना चाहिए या ऑडिटर ने उस फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। तो चलो आओ सेक्शन नंबर 143(12) को हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में इसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे कि कैसे ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है फ्रॉड के रिगार्डिंग, और ऑडिटर कब रिपोर्ट करता है फ्रॉड के रिगार्डिंग, कितने अमाउंट के बाद कहां किसे रिपोर्ट किया जाता है, 1 करोड़ की लिमिट, और ये बहुत सारी ऐसे लिमिट्स को अपने को पढ़ने का समय आ चुका है। तो सबसे पहले तो चीजों को पढ़ेंगे अच्छे से, आराम से मेरे साथ पढ़िएगा, फिर मैं आपको एक प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से लिख के चार्ट वार्ट बना के बता दूंगा कि देखो कहां पे कौन सा फ्रॉड जाता है तो किसको रिपोर्टिंग होती है करके, ठीक है। चलिए देखिए, मैं अगर बात करूं आपके साथ, आ जाओ सबसे पहले इस पैराग्राफ को एकदम मस्त पढ़ते हैं। देखिए, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, if the auditor of the company in the course of performing his duties as an auditor has a reason to believe that offense involving fraud, मतलब क्या, देखो जब ऑडिटर क्या कर रहा है, अपने ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, ऑडिटर अपना कामकाज कर रहा है, ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, ऑडिटर नॉर्मल जब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा था तब ऑडिटर को पता चला है ऑडिटर को क्या, कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है, ठीक है। और ये जो फ्रॉड हुआ है ना, ये जो फ्रॉड किसके द्वारा कमिट किया गया है बेटा, ये कमिटेड किया गया है ऑफिसर या एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी के द्वारा। मतलब अगर मैं बात करूं, जो ऑफिसर या एम्प्लॉय है ना, जो ऑफिसर या एम्प्लॉय है बेटा, वो ऑफिसर या एम्प्लॉय ने कंपनी के ऊपर फ्रॉड कर दिया, कंपनी के ऊपर घपलो कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर, समझ रहे बात को, ऐसे केस के अंदर ही मतलब कौन, ही का मतलब होता है ऑडिटर। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शाल इमीडिएटली रिपोर्ट दिस मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, इस मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगा। सभी लोग बताइएगा, ऑडिटर क्या करेगा, इस मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगा। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि यहां पे सिंपल सी बात यह है कि अगर ऑडिटर को ऐसा महसूस होता है कि कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है तो ऑडिटर क्या करेगा, और किसने किया, ऑफिसर या एम्प्लॉय ने किया, तो ऑडिटर को इस चीज को रिपोर्ट करना होगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सभी लोग बोलेंगे किसको रिपोर्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यहां पे रिपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और विद इन सच टाइम और इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब जितना समय या जो मैनर बोला गया है उस मैनर के अंदर आपको चीजों को प्रिस्क्राइब करना होता है और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाना होता है। आइए अब देखो, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर देन द स्पेसिफाइड अमाउंट, मतलब देखो क्या कहा कि एक अमाउंट हम आपको स्पेसिफाई करेंगे, अमाउंट के ऊपर गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट के अगर आप नीचे जाते हो ना तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना होता है बेटा फ्रॉड को, ठीक है। जो 177 के अंदर ऑडिट कमेटी आती है उनको, या ऑडिट कमेटी अगर नहीं आती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप फ्रॉड के बारे में बताओगे, और ऐसा टाइम जो हम आपको स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोल दिया यहाँ पे, अभी तक अपन ने देखा कि एक अमाउंट बोला गया, अमाउंट के ऊपर पैसा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना, अमाउंट के नीचे पैसा गया, ऑडिट कमेटी या बोर्ड्स को अप्रोच करके आप उनको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि हमें फ्रॉड के बारे में पता चला है, ठीक है। जबरदस्त सर, एकदम जम गया। अब देखो क्या, provided that the companies whose auditors have reported fraud under this subsection to the audit committee or board but not reported to central government shall disclose the details of such fraud in the board's report। मतलब सिंपल सी बात है, मैं आपको अमाउंट स्पेसिफाइड बता दूं 1 करोड़ से नीचे, तो इनका कहना है कि जब 1 करोड़ से नीचे वाले फ्रॉड होते हैं ना तो आप ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बताते हो, तो ऐसे केस के अंदर इनका कहना है कि आपने उस चीज को है ना रिफ्लेक्ट करवाना है बोर्ड रिपोर्ट में। कहां पे रिफ्लेक्ट करवाना है, बोलो जल्दी से, आपने उस चीज को बोर्ड रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट कराते हुए चलना है। आप बोर्ड रिपोर्ट के अंदर उस चीजों के वो मैटर्स के रिगार्डिंग चर्चा करोगे, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। अब देखो यहां पे आगे क्या कहता है, यहां पे यहीं पे आ जाएंगे, ये वाला फालतू पॉइंट लिखा है इन्होंने, चलो देखो। As per the amendment rule 13, if the auditor of company in lieu of the performance of duties has a reason to believe that an offense of a fraud which involves या expected to involve an amount of 1 करोड़ और above, क्या बोला यहाँ पे, अगर अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, 1 करोड़ और अबव वाला अगर अमाउंट आ जाता है ना, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे, तो यहाँ पे ये रिपोर्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको रिपोर्ट किया जाएगा, बोलो मुझे जल्दी से, सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो ऑडिटर कैसे कैसे चीजें करेगा। सबसे पहले ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द बोर्ड या ऑडिट कमेटी एज द केस में बी इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन कितना, नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज सीकिंग देयर रिप्लाई एंड ऑब्जर्वेशन फॉर 45 days। मतलब यहां पे इसका कहना है कि जब यहां पे आपको पता चला है कि फ्रॉड हुआ है, जिस समय आपको पता चला है ना 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप यहां पे 2 days के अंदर क्या कर देना, 2 days के अंदर आप अप्रोच कर लेना किसे, बीओडी को या ऑडिट कमेटी को आप अप्रोच करोगे और उन्हें बताओगे फ्रॉड के बारे में। अब इनके लिए आपको इंतजार करना होगा कितने दिन का, यहां पे आपको इंतजार करना होगा 45 days का आपको इंतजार करना पड़ता है उनके रिप्लाई के लिए। क्या बोला मैंने, 45 days का आपको इंतजार करना होता है, बराबर। ये देखो, ऑन रिसीप्ट ऑफ सच रिप्लाई द ऑडिटर शैल फॉरवर्ड द रिपोर्ट, फॉरवर्ड करेगा रिपोर्ट को, रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन को ऑफ रिपोर्ट या ऑडिट कमेटी एंड विथ हिज कमेंट्स, और उसके ऊपर उसके मतलब किसके, ऑडिटर के कमेंट कहां पे भेजा जाएंगे बेटा, 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि अब देखो 45 days के अंदर हो सकता है बेटा रिप्लाई आए और रिप्लाई ना आए। तो हम लोग अगर बात करें, अगर मान लीजिए रिप्लाई आता है तो ऐसे केस के अंदर अब अपने को क्या करना है, 15 days के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना है। कौन से चीज को रिगार्डिंग, तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉड वाले के रिगार्डिंग बात करेंगे, सामने वाले का रिप्लाई और उसके ऊपर मेरे कमेंट के रिगार्डिंग, ये सारी चीजें हम लोग भेज देंगे किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा। हो सकता है बेटा बोर्ड ऑडिटर गेट फेल्स टू, मतलब 45 days के अंदर उसको ना आए, तो ऐसे केस के अंदर वो क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, क्या बताइए मुझे, फॉरवर्ड कर देगा बोर्ड ऑफ ऑडिट कमेटी दैट हैज नॉट रिसीव्ड ऑब्जर्वेशन करके सीधा भेज देगा बेटा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा। ये जो रिपोर्ट है ना, ये किसे जाएगा बेटा, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास भी जाने वाला है। और किसके थ्रू भेजोगे आप इसको, आप इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजोगे विद एन एक्नॉलेजमेंट ड्यू, इसको बोला जाता है आरपीएडी करके, ठीक है। और उसके अलावा आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी एमसीए को भेज सकते हो, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिपोर्ट बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर, जो लेटर हेड होता है ऑडिटर का, लेटर हेड उसका नाम होता है, एड्रेस होता है, उसके लेटर हेड के ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए, उसके ऊपर उसका फोन नंबर, सील, स्टैम्प, सारी चीजें रहने वाली है। और द रिपोर्ट इन द फॉर्म शैल बी स्पेसिफाइड इन फॉर्म एडीटी 4 करके। अब देखो अगर 1 करोड़ से नीचे का अमाउंट फ्रॉड इन्वॉल्व होता है ना, तो ऐसे केस के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर क्या आने वाला है बेटा, तो अपन जो रिपोर्ट देते हैं बोर्ड्स को या ऑडिट कमेटी को, उसके अंदर आता है नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है और यहाँ पे पार्टीज कितनी है। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे पैन इंफॉर्मेशन देना है, पार्टीज इन्वॉल्व, अमाउंट और आखिर में नेचर ऑफ फ्रॉड। और वही अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो ये 3 चीजें तो आती है। उसके अलावा आपको रेमेडियल एक्शन टेकन के बारे में भी यहाँ पे आपको बताना होता है कि कोई रेमेडियल एक्शन लिया गया था क्या, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मुझे बताइए पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कोई ऑडिटर कंप्लाई नहीं करता है, ऑडिटर या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं करता है ना, तो अगर वो लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है तो 5 लाख की फाइन, अदर कंपनीज का है तो 1 लाख की फाइन उसके ऊपर लग जाती है। क्या आप ये बात को समझे, बोलो मुझे, क्या आप इस बात को समझे। तो सिंपल सी बात ये हुई बेटा, अभी तक अपन ने जो देखा कि अगर सबसे पहले देखो अमाउंट कितना, अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो अपन लोग ऑडिट कमेटी या सेंट्रल ऑडिट कमेटी के पास जाते हैं, कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 45 डेज के लिए इंतजार करते हैं क्या, हाँ सर। बाकी देखो प्रोसीजर तो सेम है, मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी प्रोसीजर सेम है, वहां पे आप सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करोगे, है ना, तो ऐसी वाली बात आती है। तो देखो अपन ने क्या क्या देखा, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब आप जिस प्रकार से आप रिपोर्ट करना चाहते हो उसके लिए रुको, पहले जो आपको फ्रॉड के बारे में पता चला ना, तो आप यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने से पहले आप ऑडिट कमेटी के पास जाइए। जब आपको फ्रॉड के बारे में पता चला है 2 दिन के अंदर, एक बार फिर 45 डेज का इंतजार करना, सामने वाला रिप्लाई देगा या नहीं देगा। सामने वाला रिप्लाई देता है तो वो रिप्लाई, फिर जो रिपोर्ट और वो रिप्लाई के ऊपर मेरा कमेंट बना के मैं भेज दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 15 दिन के अंदर, जब उससे रिप्लाई आ गया, और सीख करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहता है करके। अब ये चीज हो गई। उसके अलावा अगर रिप्लाई नहीं आता है तो 45 डेज के बाद मैं वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकता हूं कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने रिप्लाई मांगा था बट मुझे रिप्लाई नहीं मिला, तो ये सारी हरकतें यहां पे हो रही है करके। ऐसी चीजें आप सामने वाले को बिल्कुल भेज सकते हो क्या, डेफिनेटली सर हम लोग भेज सकते हैं। क्या आप इस बात को समझे। और ये सारी चीजों को आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी भेजना होगा, उसके सेक्रेटरी को आरपीएडी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट की मदद से आप भेजते हो। एडीटी 4 के अंदर सारी चीजें कर लेना। बात करूं आपके साथ तो पैन और उसके अलावा आर पैन की यहाँ पे बात की गई है, नहीं करोगे तो पेनल्टी 5 लाख और 1 लाख की पेनल्टी यहाँ पे बैठ जाती है ना।
फिर देखो गुड फेथ का क्या बोल रहा है, नो ड्यूटी टू विच द ऑडिटर ऑफ द कंपनी में सब्जेक्ट शैल बी रिगार्डेड टू हैव बीन कॉन्ट्राविन बाय द रीजन ऑफ रिपोर्टिंग इन द मैनर इन सबसेक्शन 12 इफ इट इज डन इन अ गुड फेथ करके। अगर गुड फेथ में आप पूरी पूरी रिपोर्टिंग करते हो तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे ये नहीं माना जाता है कि ऑडिटर ने कुछ उल्लंघन किया है या ऑडिटर ने कुछ गलत किया है करके, ऐसा कोई भी उल्लंघन यहाँ पे नहीं माना जाता है। क्या आप इस बात को समझे? बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आप इस चर्चा को समझे या नहीं समझे करके, है ना? यस सर। तो अभी हमारा जो लास्ट वाला जो एक सेशन होने वाला है, जहां पे नहीं आखिरी और 2 सेशन होने वाले हैं, एक जिसके अंदर हम लोग ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज के रिगार्डिंग पढ़ेंगे और उसके अलावा फिर हम लोग फाइनल चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 144 की सर्विसेज वगैरह को भी जानने वाले। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको ये फाइनल और आखिरी वाले सेशंस के अंदर देखना होगा, है ना? तो ये पनिशमेंट और कॉन्ट्रावेंशन दूसरे पार्ट में जाने वाला है और उससे पहले बाकी सारी चीजें अपन लोग देखने वाले। तो अभी आखिरी के केवल और 2 सेशन बचते हैं हमारे ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स से रिगार्डिंग, तो वो भी फटाफट बन जाएंगे। जानबूझ के छोटे छोटे सेशंस क्रिएट करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को देखने में मजा भी आए और फटाफट चीजें भी कंप्लीट हो जाए, राइट? चलिए इस सेशन को यही समाप्त करेंगे। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि 14 ऑफ दिसंबर से बेटा हमारी बैच आ रही है ग्रुप 2 से रिलेटेड। तो 14 ऑफ दिसंबर को बैच है बेटा। 14 ऑफ दिसंबर की एक बात, अगर मैं एक बात कहूँ आपके साथ, तो अभी चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर ऑफर, दैट इज 25% ऑफ सीए इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो आप यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक का 6 मंथ या 12 महीने का ही लीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम मतलब 25% का लगभग ऑफ चल रहा है। जब आप यहाँ पे आईजी सर कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% ऑफ तो मिल ही जाता है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ प्राइस स्लैश की मदद से दिया जा रहा है, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अनअकैडमी के ऊपर 2 तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपको हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है तो प्लस के ऊपर लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होता है। सेम चीज है आइकॉनिक में। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, आप यहाँ पे आईजी सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात होंगी अगले सेशन के अंदर। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।